चलिए नमस्कार सर। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, आज हम भारत शासन अधिनियम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की 2 क्लासों में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 भारत शासन अधिनियम को पढ़ा। हमने 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1929 जिन्ना के 14 सूत्र, 1929 लाहौर अधिवेशन, 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट 1932 और गांधी जी और इनका अम्बेडकर साहब का समझौता, यहाँ तक हमने व्यापक रूप से अध्ययन पिछली कक्षा में या पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यूपीएसआई या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से 1935 का अधिनियम एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे संविधान की एक तरह से बेस है, क्योंकि संविधान में लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम से लिया गया हुआ है। इसलिए जब हम संविधान के निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह अधिनियम हमको काम देगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी, यह अधिनियम को हम भारतीय संविधान की प्रतिलिपि कहते हैं। इस अधिनियम को हम भारतीय संविधान की प्रतिलिपि कहा जाता है। क्यों? कारण मैंने बता दिया कि 2/3 भाग आप यहीं से लिए हो संविधान में। दूसरी चीज़, इस अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया यह सबसे बड़ा कानून है, क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। इसीलिए यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा भारत पर सबसे बड़ा एक्ट था। चलिए अब इसके हम पॉइंट्स को देखते हैं। तो उस समय की थोड़ा सा आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिए। यह 1935 का समय था, जहाँ पर एक तरफ गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। जहाँ पर गांधी जी एक तरफ बहुत बड़े नेता की तरफ रूप में उभर रहे थे वैश्विक रूप से, और दूसरी तरफ हमारे पास अंबेडकर जी जैसे पढ़े लिखे कानून के जानकार व्यक्ति मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू जैसा लोकप्रिय नेता मौजूद थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी एक जनप्रिय लोकप्रिय संस्था मौजूद थी। इन सब के दबाव में, इन सब के से इन्फ्लुएंस होकर ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि हम आसानी से भारत पर तो तानाशाही नहीं चला सकते। इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट नरम पड़ रही थी, या यह अब धीरे धीरे अपने आप को समझ रही थी कि किसी तरह इंडिया पर हमको दबाव बना के रखना है, बट एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा हम दबाव नहीं बना सकते। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ही दी थी 1929 अधिवेशन में। पहला स्वतंत्रता दिवस भी इन्होंने मना लिया था, यह बात हमने पीछे बता चुके हैं। गांधी जी और अम्बेडकर जी में समझौता भी हो गया था। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर ही रहे थे, और बाद में इन्होंने जाके अपनी एक आर्मी भी बना ली। तो इन सब चीज़ों का दबाव आपको 1935 के अधिनियम में दिखता है। दूसरी बात, साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जाके दी। उस रिपोर्ट के आधार पर भी कुछ बातें इस अधिनियम में लाई गई हैं। तो सीधा सीधा अब हम परिस्थितियों आप उस समय की समझ चुके हैं। अब आप आइए अधिनियम समझिए कि क्या क्या इसमें बात की गई है। सबसे पहली बात, इस अधिनियम का कोई प्रस्तावना नहीं था। इस अधिनियम का खुद का कोई प्रस्तावना नहीं था। इन्होंने प्रस्तावना बनाने की जहमत ही नहीं की। इन्होंने 1919 के प्रस्तावना को ही इस अधिनियम का प्रस्तावना मान लिया। उन्होंने कहा भाई नया क्यों बनाए, जो हमारे पास पुराना प्रस्तावना है तो हम नया प्रस्तावना क्यों बनाए। दूसरी चीज़, इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन की बात की गई। प्रस्तावना भाई वही है, उस प्रस्तावना में भी उत्तरदायी शासन की बात थी, यहाँ भी उत्तरदायी शासन की ही बात की गई कि हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, यहाँ पर उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। अब हमारे जो नेता थे जैसे नेहरू जी, उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। 1929 में ही घोषणा कर चुके थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए। अब आप उत्तरदायी शासन दे रहे हो, तो इस बात को लेकर इस अधिवेशन की बहुत आलोचना हुई, और यही इस अधिवेशन का सबसे वीक पॉइंट भी माना जाता है।
क्योंकि भाई हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और आप हमको बोल रहे भाई आप उत्तरदायी शासन ले लो, नहीं चाहिए ना हमको उत्तरदायी शासन, हमको अपना राज चाहिए। अब ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी अंग्रेज़ों को, या अंग्रेज़ देना चाहते नहीं थे। और भैया कोई भी देना नहीं चाहेगा, इतना बड़ा भारत था अपना, तो क्यों देंगे वो। तो इस अधिवेशन की जो आपको लिखना है कि इस अधिवेशन की इस अधिनियम की, अधिवेशन बार बार आ रहा है, इस अधिनियम की खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी, इसमें 1919 के प्रस्तावना को ही इसका प्रस्तावना माना गया था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अखिल भारतीय संघ। सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। सोचिए, भारत जैसे देश में ये पॉसिबल है अखिल भारतीय संघ की स्थापना? क्यों नहीं पॉसिबल था भाई? अंग्रेजों ने कहा बनाएंगे। अब आप उस समय के सिचुएशन को थोड़ा देखिए। ये अपना भारत हो गया, क्योंकि उस समय तो म्यांमार का भी काफ़ी हिस्सा अपने पास था, बांग्लादेश भी पूरा अपने पास था, ऐसे रहा होगा। और नीचे के देश थे, पाकिस्तान भी पूरा अपने पास था, ऐसे मैप रहा होगा उस समय का। तो इस पूरे प्रदेश में 4 तो ब्रिटेन के प्रांत थे, 11 स्टेट उस समय ब्रिटिश इंडिया के थे, और बाकी लगभग 570 के आसपास देसी रियासतें उस समय थी। तो अगर आपको अखिल भारतीय संघ बनाना है तो ये 11 तो आपके पास है ही, लेकिन इन 570 को भी आपको लेना पड़ेगा। अब यहीं पर अंग्रेज़ों ने थोड़ी सी चूक कर दी। इन्होंने कहा कि इन 570 को स्वविवेक पर छोड़ते हैं कि अगर राजा जी का मन करेगा तो राजा जी अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे, और नहीं मन करेगा वो बाहर रह सकते हैं। तो राजा जी का मन क्यों करेगा भाई? जो आज़ाद है वह क्यों चाहेगा कि हमारे ऊपर और भी बंदिशें लगे? तो देसी रियासतों के विरोध के कारण, राजा जी के विरोध के कारण या देसी रियासतों के विरोध के कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई, और यह एक सपना बन के ही रह गया। तो इन्होंने बात तो ठीक की थी भाई, अखिल भारतीय संघ की हम स्थापना करेंगे। अब एग्जाम पॉइंट से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम से हुआ? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम से हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त और केंद्र में लागू। अब प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था को समझते हैं। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किंतु केंद्र में लागू। हमने आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में दोहरा शासन लग गया था। ये गवर्नर साहब थे, तो गवर्नर साहब ने कुछ काम अपने लिए रिजर्व रख लिया था और कुछ काम चुने हुए या निर्वाचित सदस्यों के लिए हस्तांतरित कर दिए थे। यह व्यवस्था को इस अधिनियम से समाप्त कर दिया गया और यह व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई कि भैया अब केंद्र में जो गवर्नर जनरल साहब होंगे वह अपने लिए कुछ काम रिजर्व रखेंगे और कुछ काम ट्रांसफ़र करेंगे, जबकि प्रांतों में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त हो गया, किंतु केंद्र में दोहरा शासन लागू हो गया कि भैया हम केंद्र में दोहरा शासन चलेगा। यह दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यही होगा ना संघीय न्यायालय का मतलब, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान साहब, मान लो जो पहली बार वीडियो देखे उनको छोड़ो, जिन्होंने पहले 2 वीडियो देखा है उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि भाई आपने बताया था कि 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ था, जिसके तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो भी गई थी। पहले जज इसके लॉर्ड इम्पे बन भी गए थे, तो फिर से कैसे सुप्रीम कोर्ट स्थापना हो रहा है, या फिर से कैसे संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही है? तो भैया संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संघीय न्यायालय भी भारत में एक ही था, सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी देश में एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? अच्छा, मान लीजिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई फैसला सुना दिया, तो आप उसके खिलाफ कहाँ अपील करेंगे? कहीं नहीं। राष्ट्रपति क्षमादान मांगते हैं, बट वो अपील तो नहीं मानी जा सकती।
यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊंची कोई कोर्ट नहीं होती। लेकिन संघीय न्यायालय के मामलों में असंतुष्ट होने पर लंदन के प्रिवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। लंदन के प्रिवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। तो संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट नहीं था, यह एक तरह का कोर्ट था जिसके जो संघ में एक ही था, लेकिन इसके मामलों में अगर आप असंतुष्ट हैं फैसले से तो लंदन के प्रिवी काउंसिल में हम अपील कर सकते थे। तो कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमको ये समझना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। और संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं पे अपील नहीं की जा सकती, जबकि संघीय न्यायालय के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। यह क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है जो अपने आप को समझदार लगाता हो और आप बोले कि भाई हमको तो 1965 नियम सब कुछ आता है, क्योंकि हमने सीक्रेट ज्ञानी की वीडियो देखी है, भाई ज्ञानी बाबा ने बताया है, सही बताया होगा, तो ठीक है। वो बोलेगा ठीक है भाई आता है, कोई बात नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब हुआ, आप तुरंत बता दोगे। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में हुआ। तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कब हुआ, आप बोलोगे 1773 में हुआ था। क्या ये बच्चों वाला पूछ रहे हो सवाल? तो बोलेगा अच्छा बच्चों वाला, रुको अब ये बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या था। आप यहीं उलझ जाओगे, हाँ यार अंतर क्या था दोनों में, क्योंकि आप हमसे कनेक्टेड हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उसको यह बता पाएंगे कि भैया संघीय न्यायालय के मामलों में एक बार अपील आप प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे ऊपर जाके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामलों में आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए याद यही रखना है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इन्होंने किया था। संघीय लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। अगली बात, अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि पिछली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान आप बताए थे। जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग है तो आप संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात क्यों कर रहे हैं? तो जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था वह केवल और केवल केंद्र स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर भर्तियों की व्यवस्था करता था। इसीलिए 1935 के अधिनियम में राज्य लोक सेवा आयोग तथा संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा रायता टाइप में बन रहा होगा कि कितने लोक सेवा आयोग हैं, कहीं संघीय लोक सेवा आयोग कभी बोल रहे हो आप, राज्य लोक सेवा आयोग बोल रहे हो, इस समय एक संघ लोक सेवा आयोग है जो अपने वर्तमान संविधान में है, समझ रहे होंगे ना। चलिए हम आपका क्लियर करते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में गठन हुआ था 1919 के अधिनियम से। संघीय लोक सेवा आयोग 1935 में गठन हुआ था 1935 के अधिनियम से। और संघ लोक सेवा आयोग जो कि वर्तमान अपने संविधान में है, यह 1950 में अधिनियम आया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग केवल सेंट्रल स्तर की वैकेंसियाँ देगा, जबकि संघीय लोक सेवा आयोग केवल केंद्रीय लोक सेवा केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर भर्तियां कर सकता है। जबकि मैंने पहली बार केवल केंद्र बोल दिया था, बल्कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग केंद्र और स्टेट दोनों पे करता था वैकेंसी। जबकि संघीय लोक सेवा आयोग जब आया तो संघ और राज्य दोनों अलग अलग विषय हो गए। संघीय लोक सेवा आयोग केवल संघ पर ही वैकेंसीज क्लियर करेगा या संघ लेवल पर ही भर्ती करेगा, जबकि संघ लोक सेवा आयोग है यह केवल केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर भर्तियों की परीक्षा को आयोजित करेगा। लेकिन अगर कोई राज्य इससे लिखित मदद मांगे या लिखित रूप में रिक्वेस्ट करे तो यह राज्य स्तर की भर्तियों पर भी काम कर सकता है। अब फिर से आप समझने की कोशिश करिए। अब मान लो कोई फिर बढ़िया बंदा आपको मिल गया और पूछने लगा कि भैया क्या पढ़ रहे हो आप, थोड़ा बताओ। तो आपसे थोड़ा सा पूछने लगा वो, तो आप क्या बताओगे? उसने कहा भाई केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इन तीनों में आप हमको अंतर बता दो। आपने कहा ठीक है बताते हैं। अरे भाई हमने तो ज्ञानी से पढ़ा हुआ है, और ज्ञानी से पढ़ा हुआ है फिर ना बोलो आप बाहर जाके, तो मज़ा नहीं आएगा मुझे ही। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप इस टॉपिक पे बोलते नजर आएंगे मार्केट में। ठीक है, उसने बोला भाई केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? आपने कहा 1926 में हुआ था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? आप बोलेगे 1935 में हुआ था, ये तो और बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे अच्छा वो बोला संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? आप बोले 50 में हुआ था। क्या यार आप बच्चों वाला क्वेश्चन काहे पूछ रहे हैं?
हम सिविल के स्टूडेंट हैं, एसआई के स्टूडेंट हैं, आप ये क्या पूछ रहे होंगे। तो बोलेगा अच्छा ठीक है रुको बताते हैं तुमको। अब एक काम करो, इन तीनों में हमको अंतर बता दो। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं। कोई नॉर्मल होगा तो समझ में आए, थोड़ा सा सर पे उसका हाथ चला जाएगा, यार ये क्या पूछ लिया। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग सेंट्रल और स्टेट दोनों स्तर पर, दोनों जगहों पर भर्तियाँ कर देता था। संघीय लोक सेवा आयोग केवल सेंटर पे वैकेंसी के लिए भर्ती करेगा, सेंटर के लिए वह रिक्रूटमेंट करेगा, राज्य स्तर पर यह नहीं करेगा। कुछ भी करके आप पटक के मर जाओ। लेकिन वर्तमान में जो अपना संघ लोक सेवा आयोग चल रहा है, यह सेंट्रल स्तर पर वैकेंसीज तो क्लियर करता ही करता है। कभी कभी कोई दुखी बेचारा राज्य अगर इससे लिखित में रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के कि भैया हमारी भी वैकेंसी आप क्लियर कर दो, तो ये बंदा जो है उसकी भी बात सुनता है। कहने का मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग मोस्टली सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बट यह राज्य स्तर पर राज्यों के लिखित अनुशंसा पर राज्यों की भी वैकेंसी या राज्यों के भी रिक्रूटमेंट का, अधिकारियों के रिक्रूटमेंट का कार्य करती है। ठीक, तीनों पॉइंट क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विषयों के बंटवारे के लिए त्रिसूची प्रणाली का गठन किया गया। त्रिसूची प्रणाली बहुत बार पूछता है कि त्रिसूची प्रणाली हमने कहाँ से लिया है। हम 1935 के अधिनियम की दुहाई देके निकल जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कायदे से समझेंगे कि विषयों के बंटवारे के लिए त्रिसूची प्रणाली बनाई गई, तथा उन्होंने कहा कि जो विषय होंगे उनके बंटवारे 3 सूची में होंगे। एक संघ सूची में होगा, कुछ राज्य सूची के विषय होंगे और कुछ विषय समवर्ती सूची के होंगे। संघ सूची के विषय जिसमें केवल संघ कानून बना सकता है, उस समय 59 थे। राज्य सूची के विषय जिस पर केवल स्टेट कानून बना सकता है, उस समय 54 थे। और समवर्ती सूची का विषय जिस पर दोनों कानून बनाएंगे, वह 36 थे। आंकड़े थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। तो संघ सूची के विषय 59 थे, राज्य सूची के विषय 54 थे और समवर्ती सूची के विषय 36 थे। तब इन्होंने कहा ठीक है, मान लो कुछ नया आ गया जो किसी सूची में न हो, तो उसको हम कहाँ रखेंगे। तो उन्होंने कहा उसके लिए काम करते हैं अवशिष्ट विषय, मतलब जो तीनों सूची में से कहीं न हो वह अवशिष्ट विषय है। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार हम गवर्नर जनरल को दे देते हैं। यानी अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार हम केवल गवर्नर जनरल को देंगे कि भाई वही बनाएगा जो विषय अवशिष्ट होंगे। वर्तमान में त्रिसूची प्रणाली हमने यहीं से लिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांत स्वतंत्र थे उस समय। और देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। निर्वाचन प्रणाली मैं पहले बता चुका हूँ 1892 से ही थी, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पहली बार आई। पहली बार लोगों को मत देने का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से मिला, डायरेक्ट चुनने का अधिकार मिल गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई, उस समय तक 10% जनता को मत देने का अधिकार था, क्योंकि शिक्षा और संपत्ति संबंधी शर्तें लागू थी। बट पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई और 1937 में इस प्रणाली पर चुनाव भी हुए थे। ये बात हमको याद रखने की ज़रूरत है। तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुई, आप बताओगे कि भाई 1935 के अधिनियम में हुई। फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है, महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब दिया। आप फिर बोलोगे कि 1919 के अधिनियम में दिया, क्योंकि हमको भाई ने बताया था ये चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशों का उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें निर्देशों का उपकरण या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का उपकरण की बात इस अधिनियम में की गई थी, जो कि वर्तमान अधिनियम में डीपीएसपी के रूप में है। इस अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई थी, जो कि वर्तमान संविधान में इस अधिनियम में निर्देशों का उपकरण की बात की गई थी, जो कि वर्तमान संविधान में डीपीएसपी के रूप में निहित है। ये बहुत बड़ी बात उस समय की गई थी। तो ये बात भी आपको अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस अधिनियम में पहली बार डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में सामने आया था। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसकी रिपोर्ट 1934 में आई, हिल्टन यंग समिति या यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की, तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यक्षेत्र जो है उस समय वर्मा तक था।
तो 1935 में इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया। भारत के लिए एक केंद्रीकृत बैंक बनाया इन्होंने। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा के लिए अलग से कानून बनाने की प्रावधान किया गया। वर्मा को भारत से अलग किया गया। तब तक वर्मा और इंडिया दोनों एक ही थे भाई, दोनों अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो अंग्रेज एक ही तरफ से कानून बनाते थे और वो दोनों पर लागू करते थे। लेकिन इस अधिनियम के बाद उन्हें यह समझ में आ गया कि इंडिया और वर्मा को दोनों को हम अलग अलग नज़र से देख सकते हैं। इंडिया न तो वर्मा है, न तो वर्मा इंडिया है, इसलिए दोनों के लिए एक ही कानून दोनों के लिए सर्वथा अनुचित होगा। अतः इन्होंने कहा कि नहीं, वर्मा को भारत से अलग करो और उस पर जो कानून बनाना है उसके लिए हम अलग से कानून बनाएंगे। और यह काम इन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर किया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्मा को भारत से अलग, फिर वही क्वेश्चन आता है, कोई आके पूछ लिया साड़ा कि भाई वर्मा को भारत से अलग कब किया गया, आप मुस्कुराएंगे, बोलेंगे वर्मा को भारत से 1935 में अलग किया गया था। क्या यार, ये क्या सवाल पूछोगे? फिर वो सोचेगा कि अपन 1.5 साढ़े हैं, और बोलेगा कि ठीक है किया तो गया, बट किसके कहने पर किया गया, किस समिति की सिफारिश पर वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो जो नहीं पढ़ा है कायदे से वो सर खुचाएगा, और जो हमसे पढ़ा है वो बोलेगा कि भैया सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में 1927 में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट 1928 में आई थी। साइमन कमीशन उसका नाम था, जिसका विरोध करते समय 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसी कमीशन की सिफारिश पर वर्मा को भारत से अलग किया गया था। और आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंध प्रांत को, देखो ये गलत टाइप हो गया, सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया। जो आप एक क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में सिंध को किस प्रांत से अलग किया गया, तो सिंध को बम्बई या बॉम्बे, उस समय था बॉम्बे प्रांत से अलग किया गया था। उस समय सोचिए बॉम्बे और सिंध दोनों एक ही प्रांत थे, तो उन्होंने प्रशासन के दृष्टिकोण से सिंध को अलग कर दिया। भाई सिंध का प्रशासन हम अलग से करेंगे, इसका जो है मुंबई के साथ नहीं प्रशासन करेंगे। बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग प्रांत बनाएंगे, नहीं तो उस समय के बिहार प्रांत में उड़ीसा के भी हिस्से आते थे, झारखंड के भी हिस्से आते थे, छत्तीसगढ़ के भी हिस्से आते थे, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के भी हिस्से थे, उसमें मध्य प्रदेश के भी हिस्से आते थे। तो इसीलिए उन्होंने बिहार और उड़ीसा के अलग अलग 2 प्रांत बनाए। अब ये थोड़ा हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा कि कौन कौन से राज्य वहाँ किस किस तरह के क्षेत्र थे, या आप हिस्ट्री में देखेंगे, बट ये आपको याद रखना है कि बिहार और उड़ीसा 2 अलग प्रांत 1935 के अधिनियम से उन्होंने बनाए थे। हालांकि ये पूछेगा नहीं, और पूछ लिया तो आप ये कह सकते हैं। आगे अब आते हैं इस अधिनियम पर लोगों के फीडबैक पर। आज के समय में जिसे हम फीडबैक कहते हैं, जैसे कोई भी काम होता है या कोई भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बाद में उसका फीडबैक आता है। जैसे हम लोग, मैं अभी बोलूँगा कि आप भाई कमेंट करिए, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो एक तरह से आप मैं फीडबैक मांग रहा हूँ। तो फीडबैक पे आते हैं। यह एक इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हैं, या यह दास्ता का अधिकार पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। दूसरा, यह पूर्णतः सड़ा गला और अस्वीकृति के योग्य है। स्वीकृति नहीं, अस्वीकृति के योग्य है। ये किसने कहा था? यह जिन्ना ने कहा था। तो ये हो गया 2 कमेंटमेंट 1935 के अधिनियम पर।